अब अगर आप देखें कि आपकी जो 2 इक्वेशन थी वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर या एक द्विघात समीकरण के अंदर कन्वर्ट हो गई हैं। अब आपका काम है सिंपली इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व आउट कर लेने का। क्वेश्चन पढ़ने में ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट एक्चुअली में क्वेश्चन बहुत सिंपल है। सिंपली जितने भी मैंने नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स बनाए और जितना भी मेरा कॉस्ट ऑफ पर आर्टिकल था उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा। तो दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस चैनल के अंदर। इस सीरीज़ के अंदर हम लोग पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण के बारे में। अभी तक पिछले कुछ एक वीडियो के अंदर मैंने समझाने की कोशिश किया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती क्या हैं, द्विघात समीकरण क्या होते हैं, इन चीज़ों को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है। फिर उसके बाद मैंने कोशिश की ये समझाने की कि अगर हम कहते हैं कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, द्विघात समीकरण को हल कीजिए, तो एक्चुअली में हमको क्या सॉल्व करना है उस चीज़ के अंदर। इसके बाद मैंने एक वीडियो के अंदर ये समझाने की कोशिश किया कि जो हमारा फैक्टर थ्योरम है उसको यूज़ करते हुए कैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने ये समझाने की कोशिश किया कि कैसे हम जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है या फैक्टराइजेशन है या हिंदी में बोले तो गुणनखंड विधि है, इसको यूज़ करते हुए कैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, उम्मीद है अभी तक जो मैंने टॉपिक्स कवर किए हैं वो आप सभी लोगों को ठीक ठाक तरीके से समझ में आ गए होंगे। इन केस ऐसा कोई टॉपिक आप लोगों को फील होता है जो मैं ठीक से समझा नहीं पाया हूँ, या आप चाहते हैं कि मुझे किसी पर्टिकुलर टॉपिक को और ज़्यादा डिटेल में कवर करना चाहिए, या आप चाहते हैं कि मुझे कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो हैं उसके ऊपर मुझे कोई वीडियो बनाना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जा कर के टैग कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आपके सवालों के जवाब दे सकूँ। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज की वीडियो में पिछले वीडियो से कंटिन्यू करते हुए आज कोशिश करेंगे कि जो हमारा फैक्टराइजेशन मेथड है या गुणनखंड विधि है, इसको यूज़ करते हुए कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। वर्ड्स प्रॉब्लम में पहला स्टेप ये है कि हमें वर्ड प्रॉब्लम को इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और फिर सेकंड स्टेप के अंदर हमें उस इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करके सॉल्व करके देखना है। ओके, तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 4.2 में काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं वो इसी टाइप के वर्ड प्रॉब्लम के ऊपर बेस्ड है। उन्हीं में से कुछ एक क्वेश्चन पकड़ करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और समझेंगे जो कि इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट किया जा सकता है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 4.2 का अगर क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं तो इस क्वेश्चन में हमको ये बोला जाता है कि हमको 2 नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, 2 संख्याएं ज्ञात करनी हैं, जिनको ऐड करेंगे तो हमारा आंसर 27 आएगा। ओके, लेट अस से मैं 2 नंबर पकड़ लेता हूँ, एक ए पकड़ लेता हूँ और एक नंबर बी पकड़ लेता हूँ। ओके, तो क्वेश्चन बोलता है कि अगर मैंने इन दोनों को ऐड किया तो मेरा 27 आता है, और अगर मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 182 आता है। ऐसे 2 नंबर हमको फाइंड आउट करने हैं। ओके, हमारे पास यहाँ पर 2 इक्वेशंस दे रखी हैं। पहले इक्वेशन ये है इक्वेशन 1, और दूसरा इक्वेशन ये है इक्वेशन 2। हम लोग एक काम करते हैं, मान लेते हैं अपनी तरफ से कि जो पहला नंबर है वो x है मेरा। अगर नंबर a जो है ये मेरा x था, तो मुझे इतना पता है इक्वेशन 1 से कि a प्लस b जो है वो मेरा 27 है। सो इस a की जगह पे मैं ये x रख सकता हूँ। अब अगर b का वैल्यू मुझे निकालना है तो इस x को इधर ले चलते हैं। सो b का वैल्यू निकलेगा 27 माइनस x। सो मेरा एक नंबर x निकल गया, एक x मैंने मान लिया, दूसरा नंबर मेरा 27 माइनस x हो गया। ओके, अब ये वैल्यूज़ a और b का जो मैंने निकाला है ये हम लोग क्या करेंगे कि इस इक्वेशन नंबर 2 में डाल देंगे। a का वैल्यू जैसे इक्वेशन नंबर 2 मेरा है बेसिकली a इंटू बी इक्वल्स टू 182। a की जगह पर मैं x लिख सकता हूँ, इंटू इस b की जगह पे मैं 27 माइनस x लिख सकता हूँ। ओके, इक्वल टू 182।
ब्रैकेट ओपन करते हैं। ब्रैकेट ओपन करने का तरीका है कि आपको पहले वाले से मल्टीप्लाई करना है, देन आपको सेकंड वाले से मल्टीप्लाई करना है। जब x को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा 27x, बीच में माइनस का निशान है। फिर इस x को जब इस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा x² इक्वल टू 182। ठीक है, आपकी मर्ज़ी है, आप इसको उठा करके इधर ले आएँ या इस पूरे को उठा करके इधर ले चलें, जैसा भी आपको कन्वीनियंट लगे। सो लेट अस से लेफ़्ट से राइट की तरफ चलते हैं। सो ये 27x जो है ये माइनस का 27x हो जाएगा, ये माइनस का x² जो है वो प्लस का x² हो जाएगा, और ये 182 यहीं का यहीं एज इट इज़ रहेगा। सो इसको अगर रीराइट करें हायर पावर से स्टार्ट करते हुए, सो x² सबसे पहले आया, देन x आया, देन विदाउट x आया। सो अब अगर आप देखें कि आपकी जो दो इक्वेशन थी वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर या एक द्विघात समीकरण के अंदर कन्वर्ट हो गई हैं। अब आपका काम है सिंपली इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व आउट कर लेने का। ओके, जैसे ही आप इस इक्वेशन को सॉल्व आउट करेंगे आपको x का वैल्यू मिल जाएगा। x का वैल्यू मिलने का मतलब है पहला नंबर आपको मिल जाएगा। सो जैसा कि पिछले वीडियो के अंदर मैंने समझाने की कोशिश किया था कि जब भी द्विघात समीकरण आपके पास आ जाएगा तो आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट से कंपेयर कर लीजिए, और उसके बाद देखिए कि ए बी सी का वैल्यू क्या है। ओके, सो ए का वैल्यू मेरा 1 है, बी का वैल्यू मेरा -27 है, और सी का वैल्यू मेरा 182 है। सो जैसा लास्ट टाइम समझाया था कि आपको ए और सी को मल्टीप्लाई करना है। दिस इज़ 1 into 182 विल बी 182, और b को एज इट इज़ रखना है -27। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप था वो था a इंटू सी के साइन देखना। तो क्योंकि a इंटू सी पॉजिटिव है, सो या तो मेरे जो भी मेरे को मिडिल टर्म को ब्रेक करना है वो दोनों नंबर जो होंगे वो मेरे या तो दोनों ही पॉजिटिव हैं या मेरे दोनों ही नंबर नेगेटिव हैं। ओके, अब जैसे ही मैं इसका साइन देखता हूँ तो मुझे क्या दिखता है कि मेरा सम, दोनों नंबर्स का सम जो आएगा b नंबर आना चाहिए था, वो मेरा एडिशन करने पर आना चाहिए था। सो या तो मेरा जो बड़ा वाला नंबर है वो नेगेटिव है और छोटा नंबर पॉजिटिव है। ओके, ये स्मॉलर नंबर हुआ, या फिर मेरे दोनों ही नंबर नेगेटिव हैं। ओके, सो आप देखते हैं कि ये मेरा मल्टीप्लिकेशन के साइन के हिसाब से था, और ये चीज़ मेरा प्लस एडिशन के साइन के हिसाब से है। तो मुझे दिखता है कि ये वाला जो केस है ये मेरा दोनों में बन रहा है। सो इसका मतलब मेरे दोनों नंबर नेगेटिव होंगे। ठीक है, अब अगर साइन तो मुझे पता लग गया कि भाई जो भी मैं स्प्लिट करूँगा मिडिल टर्म को वो दोनों नेगेटिव होंगे। अब बट स्प्लिट क्या करना है? ठीक है, सो आपको ये देखना है कि 182 के फैक्टर्स क्या क्या बन सकते हैं। सो अगर मैंने 182 का देखना स्टार्ट किया, अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो ये 91 आएगा। 2 के बाद अगर आप इसको 7 से डिवाइड करते हैं तो 26 पे जाता है। 7 के बाद और ऊपर चलते हैं तो ये 13 पे जाएगा। इसके बाद फिर नंबर्स आपके रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका 14 13 आ जाएगा, देन आपका 26 7 आ जाएगा, देन आपका 91 2 आ जाएगा। ओके, सो मुझे बेसिकली दिखा कि ये 3 पेयर्स ऑफ नंबर जो हैं वो बन रहे हैं, और मैंने ऑलरेडी देख लिया है कि मेरा दोनों का साइन नेगेटिव रहेगा। सो इसका मतलब ये हुआ कि आपका ये -2 -91 है, -7 -26 है, और -13 -14 आएगा। सो जब इन दोनों का सम निकालेंगे तो दिस विल बी -93। इन दोनों का जब सम निकालेंगे तो ये आएगा -33, और इन दोनों का जब सम निकालेंगे तो आएगा -27। और हमको सम एक्चुअली में -27 ही चाहिए था। सो हमारा जो एक्चुअल पेयर है जो हमको चाहिए था वो ये बनता है। सो बेसिकली मुझे मिडिल टर्म की जगह पर इन दोनों को लिखना है। ठीक है, सो मेरा जो इक्वेशन था वो था x² -27x + 182।
सो इस -27x की जगह पर मैं लिख सकता हूँ -13 -14x + 182। ओके, ब्रैकेट ओपन करते ही ये माइनस का 13x हो जाएगा, ये वाला माइनस का 14x हो जाएगा, प्लस का 182, दिस इज इक्वल टू 0। इसके बाद पहले दो और अगले दो, पहले दो में से x कॉमन आ रहा है, x कॉमन निकालते ही x -13 बच जाएगा। अगले दो में से माइनस का 14 कॉमन आ रहा है, सो यहाँ से -14 बाहर चला गया, सो x बचा, प्लस में से माइनस बाहर गया तो माइनस बचा, और 182 में से 14 बाहर गया तो अंदर 13 बच जाएगा, इक्वल टू 0। अब इस वाले माइनस के साइन से पहले और बाद में मुझे दिखता है x -13 जो है वो कॉमन आ रहा है, सो x -13 मैंने कॉमन निकाला, मेरे पास यहाँ से x बच जाएगा और यहाँ से माइनस का 14 बच जाएगा, दिस इज़ इक्वल टू 0। सो एक्चुअली में जो मैंने फैक्टर कर लिए वो x -13 x -14 को फैक्टर कर लिया। अब जैसे कि पहले बताए हुए थे कि अगर दो नंबर्स का, दो एक्सप्रेशंस का प्रोडक्ट अगर ज़ीरो है तो या तो उसका फर्स्ट वाला ज़ीरो होगा या सेकंड वाला ज़ीरो होगा या फिर दोनों ही ज़ीरो होंगे। अगर फर्स्ट वाला ज़ीरो है तो मेरा x का वैल्यू 13 निकल जाएगा, और अगर मेरा सेकंड वाला ज़ीरो है तो मेरा x का वैल्यू 14 निकल जाएगा। सो x क्या था मेरा, अगर मैं पीछे जा कर के देखूँ तो मैंने x जो अज्यूम किया था वो मैंने पहले वाले नंबर को यानी a नंबर को अज्यूम किया था। सो बेसिकली ये दोनों जो वैल्यूज़ निकली मेरी a की वैल्यूज़ निकल गई हैं। a की वैल्यू या तो 13 होगी या 14 होगी। जब a की वैल्यू 13 होगी तो उस केस में b की वैल्यू 27 - x यानी कि 27 - 13 यानी कि 14 हो जाएगी, और जब a की वैल्यू मेरी 14 रही तो उस केस में b का वैल्यू मेरा 27 - 14 यानी कि 13 हो जाएगा। सो मेरा या तो दोनों नंबर्स जो हैं 13 और 14 हैं या 14 और 13 है। सो एक ही बात है, नंबर आपके आप a और b लिखें या b और a लिखें, बात एक ही बनती है। सो बेसिकली जो पेयर ऑफ नंबर है वो आपका 13 14 है। सो 13 और 14 को अगर मैं ऐड करूँगा तो ये मेरा आंसर 27 देता है, और 13 और 14 को मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मेरा आंसर 182 देता है। और यही मेरे को क्वेश्चन के अंदर इनिशियली बोला गया था कि दोनों को ऐड करने पे 27 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे 182 आना चाहिए। ओके, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे क्वेश्चंस को इक्वेशंस की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर उस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंपली जो पिछले वीडियो के अंदर फंडा समझाया था उससे बस उसको सॉल्व करते चले जाना है, लास्ट में आपका आंसर आता चला जाएगा। तो दोस्तों इसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4 पकड़ते हैं। इसमें ये बोलता है, हिंदी में अगर मैं क्वेश्चन पढ़ूँ, बोलता है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक निकालने हैं जिनके वर्गों का योग 365 है। इंग्लिश में बोले तो बेसिकली दो पॉजिटिव इंटीजर्स ऐसे निकालने हैं जिनके स्क्वायर्स का जो सम होगा वो 365 होगा। ओके, सो अगर मैं मान लूँ कि एक जो इंटीजर है वो मेरा a है, दूसरा मेरा b है, ठीक है। तो एक जो चीज़ इसने बोली वो हमको कंडीशन ये दी कि ये क्रमागत है। क्रमागत मतलब एक दूसरे के आगे पीछे हैं। सो बेसिकली जो a है वो मेरा b से एक ज़्यादा या एक कम, जो भी आप पकड़ना चाहें पकड़ सकते हैं। कॉन्सेक्यूटिव जैसे 11 है तो 12 हो जाएगा, 20 है तो 21 हो जाएगा, इस टाइप से है, ठीक है। तो ये कंडीशन 1 दी। कंडीशन 2 में इसने हमको बोला कि इनके जो स्क्वायर का सम है वो 365 है। ओके, तो अब हमको वो नंबर्स जो हैं वो फाइंड आउट करने हैं। सो एक काम करते हैं, बहुत बेसिक से स्टार्ट करते हैं। अब पहला जो नंबर है, लेट दी स्मॉलर नंबर मान लेते हैं,
जो छोटा वाला नंबर है, यानी कि इस केस में हमने b लिया हुआ है, उसको मैं x मान लेता हूँ, ठीक है। तो जो मेरा बड़ा वाला नंबर होगा वो मेरा इससे एक ज़्यादा होगा। जो दूसरा नंबर है वो मेरा a नंबर जो है वो मेरा b से एक ज़्यादा है। तो b जो है मेरा x था, तो x से एक ज़्यादा x+1 हो गया। ओके, अभी इसने हमको क्वेश्चन के अंदर ये इक्वेशन दी हुई है, ये कंडीशन दी हुई है। तो हम क्या करते हैं, इसी कंडीशन को यूज़ करते हैं। a की जगह पर मैं x+1 रखता हूँ और b की जगह पर मैं x रखता हूँ। दिस इज़ इक्वल टू 365। अब इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं एक बारी। सो दिस विल बी x² प्लस 1 का स्क्वायर इज़ 1 प्लस 2ab यानी 2x प्लस ये वाला x² एज इट इज़ इक्वल टू 365। अभी x² प्लस x² इज़ 2x²। उसके बाद x वाला टर्म लिखते हैं 2x, देन बिना x वाला लिखते हैं, और ये बिना x वाले को इधर लाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। ओके, अब इसको और थोड़ा सा सॉल्व आउट करते हैं। +1 माइनस 365 इज़ बेसिकली माइनस का 364। क्योंकि 2 सब में आ रहा है तो आप 2 से इसको डिवाइड कर सकते हैं। सो दिस विल बिकम x², दिस विल बिकम x, दिस विल बिकम 182। ओके, सो नाउ आपको जो भी कंडीशन दी हुई थी, जो भी आपका क्वेश्चन दिया हुआ था, वो आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। अब आपको करना सिर्फ इतना है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए करते वही हैं कि सिंपली इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट से कंपेयर करते हैं। यहाँ से दिखेगा एक जो है वो 1 है, वैसे ही b जो होगा वो भी मेरा 1 होगा, और c जो है वो मेरा माइनस का 182 होगा। अगला स्टेप है a और c को आपस में मल्टीप्लाई करना। सो दिस विल बी माइनस का 182। अगला स्टेप है b को एज इट इज़ रखना। ओके, अब a इंटू सी का साइन देखते हैं। ये नेगेटिव है। नेगेटिव होने का मतलब ये है कि दोनों में से कोई एक नंबर जो है वो मेरा नेगेटिव है। या तो -a + b है या +a -b है। ओके, इन दोनों में से कोई एक केस बन रहा है। इसका साइन अगर देखते हैं तो, अब इसका साइन देखते हैं। इसका साइन प्लस आ रहा है, तो या तो बड़ा नंबर जो है, बड़ा नंबर हमारा a वाला था, या तो बड़ा नंबर मेरा प्लस का है और छोटा नंबर मेरा माइनस का है, या फिर मेरे दोनों ही नंबर जो हैं वो प्लस के हैं। सो अब अगर इसमें देखें तो जो कॉमन जो केस आ रहा है दोनों केसेस में, वो ये वाला आ रहा है कि मेरा एक नंबर प्लस का है, एक नंबर माइनस का है। ओके, सो अब साइन तो तय हो गया कि एक नंबर मेरे को प्लस का लेना है, एक नंबर मुझे माइनस का लेना है, ठीक है, और बड़ा नंबर मुझे प्लस का लेना है, वो भी दिख गया है, ठीक है। सो अब बात आती है कि वो दो नंबर्स क्या होंगे। तो हमको ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर आना चाहिए, और ऐड करेंगे तो ये नंबर आना चाहिए, ठीक है। सो 182 के केस में अगर मैं बात करने जाऊँ, सो 182 के अगर फैक्टर करते हैं तो 291 बनता है। देन इसको 7 से डिवाइड करते हैं, 26 आता है। देन 13 से अगर करते हैं तो 14 आता है। इसके आगे करेंगे तो आप रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, सो बेसिकली ये 3 कॉम्बिनेशन है मेरे पास। अब इसमें से जो हमने कन्वेंशन पढ़ी थी, कन्वेंशन जो अभी डिसाइड की थी, बड़ा नंबर मेरे को प्लस का लेना है, छोटा नंबर मुझे माइनस का लेना है। सो ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का,
ये प्लस का, ये माइनस का। तो अगर देखें इस केस में समेशन जो है प्लस 91 माइनस 2 करेंगे तो 89 आ जाता है, प्लस 26 माइनस 17 करेंगे तो प्लस का 19 आ जाता है, और प्लस 14 माइनस 13 करेंगे तो प्लस का 1 आ जाता है। और हमको ऐड करने पर बेसिकली 1 चाहिए था, मतलब ये वाला केस मुझे पकड़ना है। सो बीच वाले टर्म की जगह पे मुझे बेसिकली ये दो नंबर्स यूज़ करने हैं, माइनस 13 और प्लस का 14। सो इनिशियल इक्वेशन जो था मेरा वो था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। इस बीच वाले टर्म की जगह पर मुझे ये लिखना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह पर 14 माइनस 13 लिखना है, माइनस 182 इक्वल टू 0। ब्रैकेट ओपन करते हैं, 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। अब पहले दो और अगले दो, पहले दो में x कॉमन आ रहा है, सो x प्लस 14 बच जाएगा। अगले दो में माइनस 13 कॉमन आ रहा है, तो अगेन x प्लस 14 कॉमन बच जाएगा। और माइनस के इधर और माइनस के इधर देखेंगे तो x प्लस 14 कॉमन आ रहा है। इस वाले में से x प्लस 14 बाहर गया तो x बच गया, और इस वाले में से x प्लस 14 बाहर गया तो 13 बच गया। अब या तो ये नंबर मेरा ज़ीरो है या ये एक्सप्रेशन मेरा ज़ीरो है। अगर फर्स्ट एक्सप्रेशन मेरा ज़ीरो हो जाता है तो x का वैल्यू मेरा माइनस का 14 निकल जाता है, और अगर ये मेरा ज़ीरो निकल जाता है तो x का वैल्यू मेरा 13 निकल जाता है। अब क्वेश्चन में हमको उसने इनिशियली दिया हुआ था कि दोनों नंबर जो हैं वो मेरे पॉजिटिव हैं। तो अगर दोनों नंबर मेरे पॉजिटिव हैं तो ये मेरा सॉल्यूशन नहीं हो सकता, बिकॉज बोथ नंबर्स आर पॉजिटिव। दोनों नंबर जो हैं वो धनात्मक हैं, इसलिए मेरा x का वैल्यू माइनस 14 नहीं हो सकता। सो मेरे पास ऑप्शन सिर्फ एक बच गया कि x का वैल्यू मेरा फाइनली 13 निकलेगा। अगर x का वैल्यू मेरा 13 है, जो पहला नंबर है वो मेरा 13 निकल गया, तो दूसरा नंबर अगर देखेंगे तो वो मेरा x प्लस 1 था, यानी 13 प्लस 1 यानी कि 14 हो जाएगा। ओके, सो बेसिकली ये हमारे सवाल का जवाब है। ओके, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, कैसे कोई भी अगर वर्ड प्रॉब्लम दी है तो वर्ड प्रॉब्लम को पहले इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद फिर उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करना है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से निकल करके फिर हमको इसको सॉल्व आउट करने का है, ताकि हमारा फाइनल आंसर जो है वो आ जाए। तो दोस्तों इसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 6 पकड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इंग्लिश में बोलता है, कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल इन अ डे। एक उद्योग के अंदर हमको कुछ आर्टिकल्स बनाने हैं। ओके, ये पाया गया कि इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, एक आर्टिकल बनाने का जो कॉस्ट लगा, दिस वाज 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। मतलब एक आर्टिकल बनाने का जो कॉस्ट है वो 3 ज़्यादा है दुगने से जितने भी उस पर्टिकुलर डे में आर्टिकल्स आपने बनाए। ओके, सो अगर मैं मान लूँ कि उस पर्टिकुलर डे में नंबर ऑफ आर्टिकल्स जितनी भी वस्तुएं बनाई गई वो मेरा x थी, तो क्वेश्चन के हिसाब से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो रहेगा पर आर्टिकल
पर आर्टिकल, एक आर्टिकल बनाने का जो कॉस्ट रहा वो इसने बोला है कि 3 मोर देन ट्वाइस ऑफ जितना भी उस दिन आर्टिकल प्रोड्यूस हुआ। ओके, सो जितना आर्टिकल एक्स प्रोड्यूस हुआ उसका दुगना किया और दुगने से 3 ज़्यादा, ये एक आइटम का कॉस्ट है। ओके, अब ये बोलता है कि किसी पर्टिकुलर डे पर जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था वो इसने 90 दिया है। बोलता है कि आप बताओ कि कितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस किए गए हैं और कितना हर एक आर्टिकल का कॉस्ट है। ओके, सो क्वेश्चन पढ़ने में ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट एक्चुअली में क्वेश्चन बहुत सिंपल है। ठीक है, इसने आपको ये बोला है कि किसी दिन मैंने एक्स चीज़ें बनाई हैं, एक्स आर्टिकल्स बनाए हैं। ठीक है, तो हर एक आर्टिकल का जो दाम है वो जितना भी मैंने चीज़ बनाया उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और उसमें 3 ऐड कर दे रहा हूँ। ये इतना मेरा पर आर्टिकल का कॉस्ट हो गया। ठीक है, सो अगर मैंने मान लो 10 आर्टिकल्स बनाए और हर एक आर्टिकल कॉस्ट 9 रुपये पर आर्टिकल था, तो मेरा टोटल कॉस्ट जो आया वो 90 रुपीज़ आया। एक आर्टिकल बनाने में 9 रुपये लगते थे और टोटल 10 आर्टिकल बनाए तो 90 रुपये लगे। तो यहाँ पे भी मुझको यही करना है कि मुझे सिंपली जितने भी मैंने नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स बनाए और जितना भी मेरा कॉस्ट ऑफ पर आर्टिकल था उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्न के हिसाब से हमको एक्स आर्टिकल बनाने के लिए पर आर्टिकल 2x + 3 का कॉस्ट लगा, तो टोटल कॉस्ट मेरा 90 बन गया। यह आपने क्वेश्चन का जो भी सिचुएशन दिया हुआ था उसको आपने यूज़ कर लिया। अब इसको इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। x को पहले 2x से मल्टीप्लाई करते हैं, देन 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। सो 2x को जब x से मल्टीप्लाई किया 2x² हो गया, x को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x आ जाएगा इक्वल टू 90। इस 90 को इधर ले चलते हैं, सो ये बन जाएगा 2x² + 3x - 90 इक्वल टू 0। ओके, अब आपका क्वेश्चन जो है वो द्विघात समीकरण की फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। अब आपको इसको सिंपली जो पीछे फंडे पढ़े थे उसके हिसाब से आपको सॉल्व आउट करना है। ओके, सो अगर आप चाहें तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट से कंपेयर कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि मेरा a का वैल्यू 2 आ रहा है, b का वैल्यू 3 आ रहा है और c का वैल्यू -90 आ रहा है। अगले स्टेप में जैसे कि हर बार करते चले आ रहे थे, a और c को मल्टीप्लाई करते हैं। 2 × -90 इज इक्वल टू माइनस का 180 आएगा और b को हम एज इट इज़ 3 रखते हैं। ठीक है, सो अगर साइन की बात करें तो देखें इसका साइन नेगेटिव है। अगर इसका साइन नेगेटिव है तो मेरा क्या केस बनता है कि या तो मेरा पहला नंबर पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है, या मेरा पहला नंबर नेगेटिव है और दूसरा नंबर पॉजिटिव है। ओके, दोनों में से कोई एक नंबर जो है वो मेरा नेगेटिव रहेगा, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट जो है वो मेरा नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, अब जब मैं इसकी बात सेकंड चीज़ देखता हूँ, b का साइन देखता हूँ, तो मुझे दिखता है वो पॉजिटिव आ रहा है। तो या तो मेरा बड़ा नंबर जो है वो मेरा पॉजिटिव है और छोटा नंबर नेगेटिव है, या फिर मेरे दोनों ही नंबर पॉजिटिव हैं। तो अब अगर देखें इन दोनों सिचुएशंस के अंदर, तो मेरा ये वाला जो सिचुएशन है ये दोनों ही कंडीशन से मेरा निकल करके आता है। सो मेरा एक नंबर जो बड़ा वाला नंबर है वो मेरा पॉजिटिव है और जो छोटा वाला नंबर है वो मेरा नेगेटिव है। साइन के हिसाब से ये आ गया। अब हमको बात करना है कि वो नंबर्स एक्चुअली में क्या हैं। सो अगर मैं 180 का बात करूं, सो 180 के लिए अगर आप 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 90 आ जाएगा, 3 से करेंगे तो 60 आ जाएगा, 4 से करेंगे तो 45 आ जाएगा, 5 से करेंगे तो 36 आ जाएगा, 6 से करेंगे तो 30 आ जाएगा, 9 से करेंगे
तो 20 आ जाएगा, 12 से करेंगे तो 15 आ जाएगा, और फिर उसके बाद 15 से करेंगे तो 12, यानी कि नंबर जो है अब रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सो आपके पास बेसिकली इतने कॉम्बिनेशंस अवेलेबल हैं जो आपके आंसर हो सकते हैं। और साइन की अगर बात करें तो साइन के हिसाब से ये था कि जो मेरा बड़ा नंबर है वो मेरा पॉजिटिव रखना है। सो बेसिकली प्लस 90 होगा, माइनस का 2 होगा, माइनस का 3 प्लस का 60, माइनस का 4 प्लस का 45, माइनस का 5 प्लस का 36, माइनस का 6 माइनस का 30, माइनस 9 माइनस 20 माइनस 12 माइनस 15। अब अगर दोनों नंबर को ऐड करते चले जाएं तो दिस विल बी प्लस का 88, दिस विल बी 57, दिस विल बी 41, दिस विल बी 31, दिस विल बी 24, this will be 11 and this will be 3. ओके, सो अगर देखो मुझे क्या चाहिए था, मुझे बेसिकली 3 चाहिए था सम करने पर। सो दिस इज़ माई कॉम्बिनेशन। सो मेरे को जो दो पार्ट में स्प्लिट करना है वो -12 + 15 में स्प्लिट करना है बीच वाली टर्म को। ओके, तो मेरा जो ओरिजिनल इक्वेशन था 2x² + 3x - 90 = 0, इसमें मेरे को इस 3 की जगह पर बेसिकली 15 - 12 लिखना है। ओके, इसके बाद ब्रैकेट ओपन करते हैं। सो 15 को जब x से मल्टीप्लाई किया 15x आएगा, देन 12 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 12x आ जाएगा, एंड दिस इज दिस। अब पहले दो और आखिरी दो, पहले दो में से x कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे बचेगा 2x, प्लस यहाँ से ऑलरेडी x जा चुका है बाहर, सो 15 बचेगा। अब इन दोनों में अगर आप देखें तो 6 कॉमन आ रहा है, सो यहाँ बचेगा 2x, यहाँ बचेगा प्लस का 15 = 0। अब इन दोनों में से 2x + 15 कॉमन आ रहा है, सो यहाँ से 2x + 15 गया तो x बच जाएगा, बीच में ये माइनस का निशान है ही, और यहाँ से 2x + 15 गया तो 6 बच जाएगा। ओके, तो अब या तो मेरा फर्स्ट वाला पार्ट 0 है या मेरा सेकंड वाला पार्ट 0 है। अगर मेरा फर्स्ट पार्ट 0 है, सो 15 को दूसरी तरफ ले चलते हैं -15, देन 2 को दूसरी तरफ ले चलते हैं, डिवाइडेड विद 2 हो जाएगा। सो x का वैल्यू मेरा -15/2 हो जाएगा। बट x हमारा था क्या, x हमारा था बेसिकली हमने कितने नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस किए। तो आप कोई आर्टिकल, कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हो, वो कोई भी चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हो तो वो कम से कम एक तो होगी ना, या आधी तो होगी, नेगेटिव तो नहीं हो सकती किसी भी हालत में। सो x कैन नॉट बी नेगेटिव, सो ये तो सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, सो अब दूसरी तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमें इसने दिया x - 6 = 0, सो यहाँ से x का वैल्यू निकलेगा 6, और x हमारा क्या था कि हमने कितना क्वांटिटी ऑफ आर्टिकल हमने प्रोड्यूस किया। सो हम 6 क्वांटिटी ऑफ आर्टिकल्स जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, डेफिनेटली इसमें कोई डाउट नहीं है। सो मेरा x का वैल्यू 6 जो है वो सही है। ठीक है, इसको मुझे पकड़ना है। अब बात करते हैं, दिस इज़ बेसिकली नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस, कितना आपने सामान बनाया। ठीक है, तो इतने आपने आर्टिकल्स बना दिए। अब बात आता है कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। ठीक है, सो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल अगर आप देखें, आपने शुरू में क्या पकड़ा था, वो आपने ये पकड़ा था 2x + 3। ओके, सो दिस इज़ 2x + 3। x का वैल्यू मैंने जैसे ही इसके अंदर 6 डाल दिया तो 12 + 3 = 15। सो ये आपका कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल हो गया, और ये आपका नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड हो गए। ओके, तो इसके साथ ही आपका ये क्वेश्चन जो है सॉल्व आउट हो जाता है। उम्मीद है आप लोगों को अब तक समझ में आया होगा कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को अप्रोच किया जा सकता है, कैसे
आपको अगर कोई प्रॉब्लम दी हुई है तो पहले उसको आपको इक्वेशंस बनानी है, फिर उसको आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है और देन फाइनली आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। जब आप एग्ज़ाम के अंदर बैठेंगे तो ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको कोई पर्टिकुलर मेथड यूज़ करते हुए ही क्वेश्चन को सॉल्व आउट करना है। आपको जो भी मेथड सबसे सूटेबल लगता है आप सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर उसने क्वेश्चन के अंदर ये लिख दिया कि आप ये पर्टिकुलर मेथड यूज़ करके ही इक्वेशन को सॉल्व करें तो आपको ये पर्टिकुलर मेथड यूज़ करना पड़ेगा। तो इसके साथ ही आज का ये वीडियो फिनिश करते हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे क्वेश्चन इन पर्टिकुलर और सॉल्व करके दिखाना चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर के टैग कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके सवालों के जवाब दे सकूँ। ओके, तो अगले वीडियो में मिलेंगे एक और नए मेथड के साथ, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के एक और नए मेथड के साथ मिलेंगे। ओके, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सीखते रहिए। बाय बाय।